How are you all? I hope you all are good. Hello friends, this is Pooja Sharma and you all are watching देवभूमि एजुकेशन पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सो लेट्स बिगिन नाउ। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ठीक। अब इसमें एक झुकी हुई सुई होती है, ये इसके एक्सिस पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं। ये इसका एक झुकी हुई सुई है, यहाँ से देखिए ये आ रही है ना, तो ये क्या कहलाती है? ये हमारा एक्सिस पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सिस पॉइंट कहलाता है। अब जो सुई के द्वारा ये एक्सिस पॉइंट जुड़े रहते हैं ना, इधर से इधर तक, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड, ये कहलाता है नॉर्थ पोल, और साउथ की साइड वाला कहलाता है साउथ पोल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अब ये सुई दिख रही है, ये सुई कोई रियल नहीं है, ठीक है। अब हमारे अर्थ पे कोई ऐसे सुई तो लगाई हुई नहीं है, और ये सारी जो भी लाइंस हैं या फिर ये जो एक्सेस हम कह रहे हैं, ये सब क्या है? हमारी इमेजिनेशन है। ये हमारी इमेजिनेशन के थ्रू ही हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ पे कोई लाइन खींची होगी या फिर कुछ ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अर्थ पे कोई लाइंस नहीं है, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए, हमने अर्थ को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे इन इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है, ताकि हम अर्थ के बारे में और बेहतरी से समझ पाएँ। अब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, समझ गए हम, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, विषुवत वृत्त कहलाती है। तो ये हमने कहा, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के बीच से जो एक लाइन जाती है, सीधी लाइन जाती है, और ये 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट पे ये होती है। ये क्या करती है? ये नॉर्थ वाले एरिया को और साउथ वाले एरिया को क्या कर देती है? बिल्कुल बराबर भागों में बांट देती है। तो ये हमारी इक्वेटर लाइन कहलाती है, ठीक है। और ये 0 डिग्री पे होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन होती है, जो विषुवत वृत्त है, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, और ये विषुवत वृत्त जो होती है, ये सबसे मेन लाइन होती है किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए, या फिर कहाँ पे कौन सी जगह सिचुएटेड है ये जानने के लिए हमारी जो इक्वेटर लाइन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अब हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल क्या है? हमारी अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है, ऐसे राउंड नहीं है, बल्कि क्या है? थोड़ी सी चपटी है, जो ध्रुवों की साइड से थोड़ी चपटी है, और क्या है? और यहाँ पे की साइड क्या है? थोड़ी उभरी हुई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, और तो सारा कंटेंट आपको ऐसे भी मिल जाएगा, बट अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हमें मतलब सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले एक काम करते हैं, हम फर्स्ट वाली जो स्लाइड है उस पर से हम एक बार ही समझ लेते हैं। ये हमारा ग्लोब था, ठीक, ग्लोब है। अब ये ग्लोब के ऊपर क्या है? ये एक्सिस पॉइंट है, जहाँ से सुई क्या कर रही है? सुई है। और ये क्या है? ये सुई है, तो ये क्या कर रही है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ दे रही है। ये हमने समझा था। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इक्वेटर लाइन क्या होती है? ये इक्वेटर लाइन क्या कर रही है? अर्थ को नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड कर दे रही है, बिल्कुल बराबर भागों में। ये भी बात हो गई। ये एक्सिस था, हमने समझा था। अब लैटिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को समझ लेते हैं। लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं? जो इक्वेटर के ऐसे पैरेलल चलती हैं, ये लाइंस क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। इसको हम लेटी हुई लाइंस करके याद रख सकते हैं। और जो लाइंस इक्वेटर के पैरेलल नहीं चलती हैं, बल्कि यहाँ ऐसे ना लॉन्ग वे में खिंची हुई लाइंस होती हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। एक बार फिर से फटाक से इसको कर लेते हैं। ये हमारी अर्थ, ये हमारी इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइंस चलती हैं ये क्या कहलाती हैं? हमारी, ये कहलाती हैं हमारी लैटिट्यूड्स। फिर इसमें जो लॉन्ग वे में जो लाइंस आ रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स में भी एक लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड्स में भी एक लाइन, जैसे अभी तक हमने इक्वेटर ने यहाँ से समान भागों में बांटा था, सेम उसी तरह क्या करती है? यहाँ लॉन्गिट्यूड में भी एक ऐसी लाइन होती है जो बिल्कुल अर्थ को क्या करती है? 2 समान भागों में बांट देती है। अभी जो हमारी इक्वेटर थी, इक्वेटर ने क्या किया था? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड कर दिया था। नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्दर्न
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड कर दिया था। सेम उसी तरह एक लाइन ये होती है जो क्या करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है हमारे अर्थ को। तो ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो डिवाइड कर रही है वो लाइन होती है हमारी प्राइम मेरिडियन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से इक्वेटर क्या कर रही है हमारे अर्थ को सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, ठीक उसी प्रकार एक लाइन लॉन्गिट्यूड वे में होती है और वो क्या होती है, प्राइम मेरिडियन कहलाती है। और वो लाइन क्या करती है, अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब उसी पे वापस जाते हैं। यहाँ पे हमने बात की, देखिए ये हमने कहा ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर लाइन है जो कि 0 डिग्री पे है। फिर उसके अगर हम नॉर्थ की साइड 23.5 डिग्री जाते हैं, नॉर्थ की साइड, ठीक है, 23.5 डिग्री जाते हैं तो क्या है वहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है जो 23.5 डिग्री पे है। और उससे 66.5 डिग्री अगर ऊपर जाते हैं हम नॉर्थ की साइड को, तो वहाँ पे क्या है, आर्कटिक सर्कल, यानी कि उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाता है, क्योंकि वो सर्कल है ना, क्योंकि ये जो लाइंस जाती हैं ये पैरेलल इस तरीके से सर्कल वे में जाती हैं, तो ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है। और जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं, जब हम बिल्कुल यहाँ पहुंच जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल होगा। ठीक, पहले बीच में 0 डिग्री पे हमारी इक्वेटर, उसके बाद 23.5 डिग्री पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद 66.5 डिग्री पे हमारा आर्कटिक सर्कल, और उसके बाद 90 डिग्री पे यहाँ पे नॉर्थ पोल। सेम इसी तरह नीचे की तरफ आते हैं, साउथ की साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 23.5 डिग्री साउथ की साइड हमारी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री साउथ की साइड फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या होती है, एंटार्कटिक सर्कल होता है, यानी कि दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। और सेम थिंग यहाँ पे जब एंड होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या होता है, साउथ पोल होता है। ठीक, अब इसी में एक चीज़ और समझ लेते हैं। हमने कहा था ये इस तरीके से जब डिवाइड करती है साउथ ना नॉर्थ और साउथ पोल में, तो ये क्या कहलाती है, हमारी इक्वेटर कहलाती है, जो साउथ और नॉर्थ में डिवाइड कर रही है। सेम उसी तरह हमने कहा एक लाइन बीच से आती है इस तरीके से, जो ईस्ट और वेस्ट में जब हमारी अर्थ को डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन कौन सी कहलाती है, वो उसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। ठीक, अब हमने कहा प्राइम मेरिडियन ने ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया, और इक्वेटर ने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया। तब क्या होता है, जब इस तरीके से बनता है ये सर्कल, और यहाँ का इतना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, यहाँ भी होता है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, तो ये सारा मिला के कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, यानी कि 90 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग इसमें भी वही चीज़ें हैं, अभी हमने पढ़ लिया था, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से इक्वेटर लाइन हमने कहा अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर हमने कहा इसके ऊपर जब नॉर्थ की साइड हम बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, और 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल होता है, और 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है। सेम थिंग इक्वेटर से साउथ की ओर जब हम चलते हैं, 23.5 डिग्री पे होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके नीचे 66.5 डिग्री पे हमारा होता है आर्कटिक सर्कल, और उसके जस्ट साउथ में हम 90 डिग्री पे जब पहुंचते हैं, तो वहाँ पे होता है हमारा साउथ पोल। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लेटी हुई लाइंस ये, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इस तरीके से जो लॉन्ग सी लाइंस होती हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। ये जो भी लाइंस होती हैं, ये हमने कहा ये इक्वेटर लाइन है,
ये क्या कह रहा है, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जो भी ये नॉर्थ की साइड को जो भी ये इक्वेटर से नॉर्थ की साइड को जो भी लैटिट्यूड लाइंस जा रही हैं वो क्या कहलाती हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाती हैं। और जो भी साउथ की साइड जो इक्वेटर की साउथ की साइड जो भी ये पैरेलल लैटिट्यूड्स आ रही हैं ये साउथ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ठीक, और इसमें एक चीज़ और समझने की है, हमने कहा ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये क्या होता है ऊपर की साइड नॉर्थ है, तो नॉर्थ में क्या होता है डिग्रीज़ में ऊपर भी जा रहा है, डिग्रीज़ में नीचे भी आ रहा है, क्योंकि डिग्रीज़ में हम क्या करते हैं, ये जो भी लाइंस होती हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसको हम लैटिट्यूड्स जो लाइंस होती हैं उनको हम डिग्रीज़ में उनकी वैल्यू हम डिग्रीज़ में लिखते हैं, या फिर डिग्रीज़ में हम उनका मान निकालते हैं। तो सेम ऊपर की साइड भी जाएगा तो वो उसी तरीके से जा रही है और नीचे की साइड भी वो उसी तरीके से आ रही है। अब हमको डिग्रीज़ में लिख दिया, हमने कहा उत्तर में ये वाली जगह 20 डिग्री पे है और दक्षिण में ये वाली जगह 20 डिग्री पे है, लेकिन हमें दक्षिण और उत्तर का पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे नॉर्थ और साउथ का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे इजी हो जाता है इसे समझना। यहाँ पे नीचे जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने कहा महाराष्ट्र का चंद्रपुर कहाँ है, उत्तर में स्थित है, और ब्राज़ील का बेलो हॉरिजॉन्टे कहाँ स्थित है, दक्षिण पोल में स्थित है, दक्षिण हेमिस्फीयर मतलब जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ स्थित है। अब हमने कहा ये जो बेलो हॉरिजॉन्टे है ये 23 में है और 20 डिग्री में है, और जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो 20 डिग्री में है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा उत्तर में कौन सा दक्षिण में, क्योंकि उनके पीछे हमने उत्तर या फिर दक्षिण लिखा होगा, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि वो उत्तर में है या दक्षिण में है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी थोड़ी क्या है, बीच में उभरी हुई है और ऊपर से थोड़ी चपटी है। तो बीच में उभरी हुई होने के कारण जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है वो सबसे लंबी लाइन होती है, और उसके पैरेलल जो भी चलती हैं वो जाते जाते क्या होता है, ध्रुवों तक जाते जाते छोटी होती जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, इन्हें भी सीधे सीधे फटाफट से समझेंगे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, इनके ऊपर क्या होता है, वर्ष में एक बार क्या होती है, जो सन होती है ना, सन वर्ष में एक बार इनके ऊपर आता है, इनके ठीक ऊपर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसीलिए इस एरिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री, ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, टॉरिड जोन कहलाता है, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब इसके अलावा कोई भी जगह ऐसी नहीं होती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद नीचे की आर्कटिक और अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल तक कभी भी सन ऐसा नहीं होता कि वो सर के सीधा ऊपर आ जाए। ठीक, वो सर के सीधा ऊपर नहीं आता है। हमने कहा टॉरिड जोन ये होता है आर्कटिक सर्कल। अब ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है और ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। अब जब सन यहाँ होता है तो क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल पे तिरछी जो किरणें होती हैं सन की वो तिरछी जाती हैं। ये कितने 66.5 डिग्री पे था आर्कटिक सर्कल, और अंटार्कटिक सर्कल भी 66.5 डिग्री पे है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटर है यहाँ से आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल पे सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी जाती हैं, बट जाती ज़रूर हैं। इसीलिए इस जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेजेस हैं वो जाती हैं बट थोड़ी कम जाती हैं, यानी कि यहाँ का एरिया ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर आप देखिए 90 डिग्री पे फ्रिजिड जोन्स कहलाते हैं ये एरियाज़, क्योंकि यहाँ पे सन की रेजेस जाती ही नहीं है या फिर बहुत कम जाती हैं, इसलिए फ्रिजिड जोन कहलाते हैं। क्योंकि सन यहाँ सीधा, तो अगर यहाँ पे होता तो सन यहाँ की सीधी रेजेस जाती, यहाँ पे होता तो सन की सीधी रेजेस जाती, बट सन तो इन दोनों जगह से कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाता है। इसीलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ का जो जोन होता है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर बहुत बर्फ़ जमी रहती है, हम ऐसा कह सकते हैं। आगे इसमें सेम चीज़ मैंने बता दी है कि कौन सा शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन और शीत कटिबंध जो फ्रिजिड जोन होता है, ये हमने कर लिया। आगे देखिए,
ये दक्षिण ध्रुव को जो संदर्भ रेखाएं जो उत्तर को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं, या देशांतरी याम्योत्तर कहलाती हैं। हमने कहा था ये हमारा अर्थ, ये हमारा ग्लोब, ये हमारी इक्वेटर लाइन, और जो इस तरीके से लाइंस जाती हैं वो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, बट जो इस तरीके से लाइंस आती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, यानी कि देशीय याम्योत्तर कहलाती हैं। यही चीज़ इसमें कही गई है। ठीक, आगे प्राइम मेरिडियन हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइम मेरिडियन कौन सी लाइन होती है, जो अर्थ को क्या कर रही है। अभी हमने देखा था इक्वेटर लाइन क्या होती है, जो इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कर रही है, हमारी अर्थ को डिवाइड कर रही है। बट प्राइम मेरिडियन क्या करती है, इधर ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में क्या करती है, हमारी अर्थ को डिवाइड कर देती है। अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी, ये देख ही चुके हैं हम कि कैसे उसने उसको बांटा है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक हो गया। ये समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ये सही बात है। फिर सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई दिन में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। लोकल टाइम कैन बी, ये भी ठीक है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस प्रकार समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की गति क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ना कि क्लॉकवाइज। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए क्या होता है, जो ग्रीनविच है उसके पूर्व में जो भी क्या कह रहा है ये कि क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। और हमारा इंडिया भी क्या है, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है। तो इसीलिए क्या होता है, 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से आगे रहता है। यानी कि जब लंदन में अगर 2 बजे हैं तो उसके 5.5 घंटा आगे कितना हो जाएगा, उतने ही हमारे वहाँ बजे होंगे। मतलब क्या है, वहाँ का टाइम हमसे, हमारा टाइम उनसे ग्रीनविच से आगे है, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो क्या है, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व की ओर स्थित है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो भारत का मानक याम्योत्तर समय दिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर समय माना जाता है। ये जो लाइन है, ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट की साइड को ये है। तो इसी हमारे देश का मानक समय इसी के द्वारा निर्धारित होता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। हो गया, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ देशों तथा का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये सारा आई थिंक कवर हो गया है इतने में, और हम जितना ईजिली समझने की कोशिश करेंगे उतना बेटर है। तो थैंक यू गाइज, देवभूमि के साथ बने रहिए और आगे आने वाले नोट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।